हाय dudes, how the day is going on? गाइस, आज के सेशन में हम लोग एक मोस्ट जो है कंफ्यूज्ड जो है चैप्टर्स अंग्रेजी व्याकरण का स्टडी करने जा रहे हैं जिसका नाम क्लॉज है। और इस चैप्टर में ऐसा देखा गया है कि नॉट ओनली स्टूडेंट but also teachers are getting a biggest confusion, the biggest hallucination to make sure to the student what exactly this chapter mean. तो चलिए to the my level based I will try to make it 100% clear, जिसके अंतर्गत हम लोग स्टडी करेंगे क्लॉज के काइंड्स, प्रिंसिपल क्लॉज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, नाउन क्लॉज क्या है, एडजेक्टिव क्लॉज क्या है, एडवर्ब क्लॉज क्या है। बहुत सारा चीज़ को हम लोग इसमें आज अध्ययन करने जा रहे हैं और टू द लेवल ऑफ माय बेस्ट हम ये कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को बिल्कुल एक देसी डिक्शन में हम आपको समझा दें ताकि फर्दर आपको कहीं किसी प्रकार का कंफ्यूजन ना हो, चाहे वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हो या किसी को पढ़ाने के उद्देश्य से हो। ये तमाम बात को जो है ध्यान में रखते हुए हम कोशिश करेंगे इस चैप्टर को जो है एक्सप्रेस करने का। तो चलिए गाइस, सेशन को स्टार्ट किया जाए। रेडी हैं आप लोग? चलिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, मैंने जैसे कहा आपको पूर्वक कि इस चैप्टर को बिल्कुल ही एक देसी स्टाइल में हम लोग अध्ययन करें। तो जैसा लिखा है कि फुल एक्सप्लेनेशन ऑफ क्लॉज, संपूर्ण जो है क्लॉज का, उपवाक्य का विस्तार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा है कि क्लॉज शुरू करने के पहले कुछ विशेष बातों पर ध्यान रखें। ठीक है, देखिए, किसी भी क्लॉज को बनाने के लिए कम से कम आपके पास एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब होना जरूरी है। मैंने क्या बोला कि किसी भी क्लॉज को जब आप क्रिएट करोगे, जनरेट करोगे, तो कम से कम आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए यानी कर्ता होना चाहिए और एक मुख्य क्रिया होना चाहिए यानी मेन वर्ब। हालांकि मेन वर्ब को ही फिनाइट वर्ब जो है भी कहा जाता है, जो कि ब्रैकेट में लिखा हुआ है। ठीक है, तो कम से कम एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब का होना जरूरी है, तभी वह क्लॉज हो सकता है। और साथ ही साथ मीनिंगफुल भी होना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि जो भी आप सब्जेक्ट या मेन वर्ब से क्लॉज को डेवलप करना चाहते हो, तो उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि इट मस्ट बी मीनिंगफुल। जब तक वो मीनिंगफुल नहीं होता है तो इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक इट बी कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ क्लॉज। हम उसे किसी भी तरह से क्लॉज नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो मीनिंगफुल तो है ही नहीं। तो इसलिए जो भी सब्जेक्ट या वर्ब को आप यूज करते हैं तो उसका एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अनुसार उसका पैटर्न का जो है सेट ओवर होना चाहिए, तभी वो क्लॉज होगा। तो मीनिंगफुल होना चाहिए। क्लॉज एक तरह का सेंटेंस ही है। क्लॉज जो है वो एक तरह का सेंटेंस ही है, यानी सेंटेंस की एक छोटी इकाई है वो।
यानी कि एक सेंटेंस के अंदर ही क्लॉज हो सकता है, एक क्लॉज हो सकता है, दो क्लॉज हो सकता है, तीन क्लॉज हो सकता है। यानी क्लॉज जो है वो सेंटेंस की एक छोटी यूनिट है, ठीक है। और वह एक भी हो सकता है या एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। मैंने कहा आपको कि किसी भी सेंटेंस में क्लॉज की संख्या एक भी हो सकती है, बट इट मस्ट बी मीनिंगफुल, और एक से ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। और किसी भी सेंटेंस का जो है दो हिस्सा होता है, एक तो सब्जेक्ट और दूसरा प्रीडिकेट, जिसको आप हिंदी में उद्देश्य और विधेय कहते हैं। किसी भी सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रीडिकेट होता है, और सब्जेक्ट को छोड़कर सभी पार्ट प्रीडिकेट का हिस्सा होता है। मैंने क्या कहा कि जो भी सेंटेंस में आप सब्जेक्ट लिखते हो उसको छोड़कर, अपार्ट फ्रॉम सब्जेक्ट, जो भी आपका शेष भाग उस सेंटेंस में रिमेन बचा, वो टोटल का टोटल प्रीडिकेट का हिस्सा होगा। समझ पा रहे हैं? चलिए कुछ और बातें। एक सब्जेक्ट का काम या तो नाउन कर सकता है या तो प्रोनाउन कर सकता है। किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट का काम, एक कर्ता का काम या तो नाउन महोदय कर सकते हैं या तो प्रोनाउन कर सकते हैं। प्रोनाउन का काम है कि नाउन का रिपीटेशन को अवॉइड करना। आप किसी भी सेंटेंस में अगर आप एक बार नाउन यूज किए हैं और उसी नाउन का इंफॉर्मेशन आपको आगे भी जो है प्रोसीड करना है, तो उसके लिए प्रोनाउन बना है, क्योंकि हम उस नाउन का रिपीटेशन बार बार ना करें। अगर आप कोई भी सेंटेंस में सपोज करिए एक निबंध आप गाय पे लिख रहे हैं और प्रत्येक सेंटेंस में आप गाय 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 ही लिख रहे हैं, तो ये सेंटेंस बड़ा ही क्लमजी होगा, क्योंकि उस गाय को यानी उस नाउन को रिप्लेस करने के लिए आपके पास इट है, सी है। तो प्रोनाउन का काम है नाउन का रिपीटेशन बार बार ना हो, उसको अवॉइड करना। और कोई भी सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। तीसरा कोई नहीं, यानी ना कि एडजेक्टिव बन सकता है, ना कि एडवर्ब बन सकता है, ना कि प्रेपोजिशन बन सकता है, ना कि कंजंक्शन बन सकता है। अगर सब्जेक्ट कोई बनेगा तो वह तो नाउन होगा या तो प्रोनाउन होगा, ठीक है। चलिए एक एग्जांपल देखते हैं गाइस। लिखा हुआ है, ठीक है, कि ही टेक्स हिज एक्सरसाइज डेली इन द इवनिंग। He takes his exercise daily in the evening. वह अपना एक्सरसाइज नित्य जो है शाम के टाइम में लेता है। मैंने इस सेंटेंस को दो पार्ट में जो है बांटा। एक ही जो कि इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है, और दूसरा टेक्स हिज एक्सरसाइज डेली इन द इवनिंग, जो कि इस सेंटेंस का प्रिडिकेट के तौर पे यूज किया गया है, यानी विधेय के तौर पे जो है यूज किया गया है। मैंने कहा कि सब्जेक्ट को छोड़कर, यानी ही को छोड़कर, रेस पार्ट जो भी सेंटेंस का रिमेन आपके पास रहा, वो कहीं ना कहीं वो एक प्रिडिकेट का हिस्सा है। इसलिए इस सेंटेंस में ही एक सब्जेक्ट है और रेस्ट जो है टेक्स हिज एक्सरसाइज डेली इन द इवनिंग, इस सेंटेंस का प्रिडिकेट है, जिसको आप विधेय कहते हैं। यानी सेंटेंस का दो पार्ट हुआ, एक तो ये सब्जेक्ट हो गया आपका और दूसरा जो है आपका प्रिडिकेट हुआ। समझ पा रहे हैं? ठीक है, आगे चला जाए। चलिए
अब हम ये सारा चीज जो है हम लोग शुद्ध और खांटी जो है देसी जो है डिक्शन में जो है जाने, ठीक है, कि कोई भी जो सेंटेंस होता है उसका दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट और दूसरा प्रिडिकेट, ठीक है। और किसी भी सेंटेंस को किसी भी क्लॉज को जो है बनाने के लिए कम से कम आपके पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक फिनाइट वर्ब होना चाहिए, यानी मैन वर्ब होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है, वो सेंटेंस जो है बिल्कुल ही मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं टू द पॉइंट, जो कि हम लोग का मेन जो है आज मकसद है सीखने का। चलिए अब आइए, लिखा है इंटायर क्लॉजेज इंफॉर्मेशन एट ए ग्लांस। संपूर्ण जो है क्लॉज का जो है आप इंट्रोडक्शन सीखने जा रहे हैं, ठीक है। चलिए सबसे पहले गाइस हम लोग ये जो है सीखने जा रहे हैं, ठीक है, कि व्हाट आर क्लॉजेज। क्लॉजेज क्या है? क्लॉज पढ़ रहे हैं तो जाहिर है कि क्लॉजेस के बारे में हम लोग को डेफिनेशन जानना चाहिए क्या है। तो लिखा है ग्रुप ऑफ वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें होना चाहिए एक फिनाइट वर्ब और एक सब्जेक्ट, दैट फॉर्म्स पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, जो कि बनाता है सेंटेंस का एक हिस्सा, एंड हैज ए सब्जेक्ट, जिसके पास होना चाहिए एक सब्जेक्ट एंड प्रिडिकेट ऑफ इट्स ऑन, और वो भी मीनिंग इटसेल्फ। मैंने जैसा कहा कि किसी भी क्लॉज में, क्लॉज सबसे पहले क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, शब्दों का समूह होता है, जिसमें कम से कम एक सब्जेक्ट चाहिए, एक वर्ब चाहिए, ठीक है। सेंटेंस का दो पार्ट होता है, एक सब्जेक्ट होता है और दूसरा प्रिडिकेट होता है। और जब सब्जेक्ट और प्रिडिकेट को जो है मिंगल करके एक मीनिंगफुल जो है ना, जो भी सेंटेंस हम क्रिएट करते हैं वो कहीं ना कहीं एक क्लॉज का जो है हिस्सा होता है। तो ये रहा आपका क्लॉज का डेफिनेशन। फॉर एग्जाम्पल देखें गाइस, अगर हम एग्जाम्पल की बात करें गाइस, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल इसमें दिया गया है कि ही प्लेस क्रिकेट रेगुलरली, वह नित्य खेलता है क्या, तो क्रिकेट, ठीक है। ये सेंटेंस बिल्कुल ही मीनिंगफुल है, ये इसका सब्जेक्ट है ही, ठीक है, और प्लेस क्रिकेट रेगुलरली इसका एक प्रिडिकेट है। और ये बिल्कुल ही मीनिंगफुल जो है सेंटेंस है, इसलिए हम ये सेंटेंस को क्लॉज कह सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे गाइस, लिखा है टाइप्स ऑफ क्लॉज। अब हम टाइप्स ऑफ क्लॉज की बात करेंगे। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ क्लॉजेस, तीन तरह का क्लॉज होता है। और पहला आपका क्लॉज जो कि आप अध्ययन करने जा रहे हैं, परयूज करने जा रहे हैं, वो है आपका प्रिंसिपल क्लॉज, जिसको आप कहते हैं मुख्य उपखंड या मुख्य उपवाक्य भी कर सकते हैं। जैसा कि इसका नाम प्रिंसिपल क्लॉज है, ये वर्क भी प्रिंसिपल साहब की तरह करते होंगे, यानी ये प्रधान उपखंड है, मेन क्लॉज है, इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ये किसी पर जो है डिपेंडेंट नहीं रहता है, ये किसी पर पैरासाइट नहीं रहता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं जरा लिखित रूप में क्या है। लिखा है कि प्रिंसिपल क्लॉज इज द मेन क्लॉज ऑफ द होल सेंटेंस। कहता है जो प्रिंसिपल क्लॉज होता है गाइस, वो मेन क्लॉज ऑफ द होल सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस का क्या होता है ना, मुख्य क्लॉज होता है। और द क्लॉज दैट कैन स्टैंड ऑन इट्स मीनिंग, जो कि अपना ही मीनिंग पर वो क्या करता है, भरोसा करता है। इट्स मीनिंग इज क्लियर विदाउट द हेल्प ऑफ एनी अदर क्लॉजेस, और उसका मीनिंग 100% क्लियर रहता है बिना किसी क्लॉज की मदद से। गाइस, जैसा कि मैंने कहा आपको, ठीक है,
कि प्रिंसिपल क्लॉज डज नॉट डिपेंड अपॉन एनी अदर क्लॉजेस, इट हैज इटसेल्फ मीनिंग 100% क्लियर। ये किसी पर डिपेंड नहीं करता है, ये डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता, ये प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात क्या है, ठीक है, ये अपने आप में पूर्ण है क्लॉज, चूंकि ये आपका एक प्रिंसिपल क्लॉज है। बेटर होगा एग्जाम्पल द्वारा देखें। लिखा आई वेंट अवे, मैं वहां गया, द बॉय वॉज वीपिंग, और जो लड़का था वो रो रहा था। ये देखिए आई वेंट अवे, ये भी अपने आप में पूर्ण है। मैं वहां गया तो क्या दिक्कत है, कोई भी सवाल नहीं हो रहा है। दूसरा है आपका द बॉय वॉज वीपिंग, और बच्चा रो रहा था। ये दोनों जो है आपका सेंटेंस जो कि क्लॉज बना है, वो दोनों प्रिंसिपल क्लॉज है, जिसको हम लोग पीसीबी कहते हैं। प्रिंसिपल क्लॉज गाइस किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है, ठीक है, वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट क्लॉज है। ठीक है, जो भी सेंटेंस आप क्रिएट करते हैं क्लॉज के तौर पे, अगर वो स्वतंत्र है, किसी पर आश्रित नहीं है, तो वो प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, अगर हम दूसरा देखें गाइस, तो दूसरा है आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज, यानी ठीक इसका उल्टा, जिसको आप कहते हैं आश्रित उपवाक्य। ठीक है, तो चलिए आगे आश्रित उपवाक्य देखा जाए क्या है, सबऑर्डिनेट क्लॉज देखा जाए गाइस क्या है। चलिए आ गया सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में। सबऑर्डिनेट का मतलब क्या होता है, कहते हैं वो मेरा सबऑर्डिनेट है, यानी आश्रित है, वो आपका सर्वेंट है। एक प्रिंसिपल तो दूसरा चपरासी। इसका मतलब है कि जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, जो पियोन होगा, ठीक है, वो अपने मालिक पर डिपेंड होगा, और वो मालिक कौन होगा, वो ऑनर कौन होगा, तो वो प्रिंसिपल क्लॉज होगा। ठीक है, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में थोड़ा हम लोग देखें क्या दिया हुआ है। लिखा है कि अ सबऑर्डिनेट क्लॉज कैन नॉट स्टैंड ऑन इट्स ऑन, ये अपने आप पर भरोसा नहीं कर सकता है, वो अपने आप पर स्टैंड नहीं है यानी आश्रित नहीं है। इट इज डिपेंडेंट ऑन द मेन क्लॉज, ये किस पर डिपेंड करता है, मेन क्लॉज यानी प्रिंसिपल क्लॉज पर डिपेंड करता है। टू मेक इट मीनिंग क्लियर, अपना मीनिंग को स्पष्ट करने के लिए। ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो हमेशा जो है एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, और वो हमेशा किस पे डिपेंड करता है, तो प्रिंसिपल क्लॉज पर, यानी मुख्य क्लॉज पे डिपेंड करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट क्लॉज पे डिपेंड करता है, क्योंकि ये सबऑर्डिनेट क्लॉज डिपेंडेंट होता है। लिखा है कि देयर आर सम सबऑर्डिनेट कंजंक्शन, कुछ जो है सबऑर्डिनेट आपका कंजंक्शन है, ठीक है, थ्रू विच अ सबऑर्डिनेट क्लॉज में बिगिन, जिससे सबऑर्डिनेट क्लॉज आपका स्टार्ट हो सकता है। वो कंजंक्शन, वो कनेक्टर है आपका सो मच सो दैट, व्हेन, वेयर, which, what, how, whom, whose, whether, if, provided that, जिसको बशर्ते करते हैं, है ना, नॉट विथ स्टैंडिंग, ठीक है, यहां तक कि एज इफ का मतलब होता है मानो, एज दो का भी मतलब होता है मानो, एज मच एज फॉर एज, जहां तक, एज सुन एज लॉन्ग एज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू, आफ्टर, बिफोर, बिकॉज, अनटिल, अनलेस, फॉर, इन दैट, ये बहुत ज़्यादा जो है सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर हैं। इसका मतलब हम इतना ही देखें, इतना लंबा चौड़ा याद रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। सबऑर्डिनेट क्लॉज को पकड़ने के लिए आप देखिएगा कोई न कोई कनेक्टर लगा हुआ है,
यानी प्रिंसिपल क्लॉज को जोड़ने के लिए, उसे संबंध बनाने के लिए कोई न कोई कंजंक्शन लगा हुआ है, और जो भी कंजंक्शन लगा हुआ है, जो भी कनेक्टर लगा हुआ है, वो कहीं ना कहीं सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर है, और उस कनेक्टर से लेकर लास्ट तक जहां आपका फुल स्टॉप है वहां तक आपका सबऑर्डिनेटिंग या सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाएगा। ठीक है, इन शॉर्ट अगर हम आपको बताएं तो। ठीक है, चलिए एग्जांपल द्वारा और क्लियर होगा। लिखा आई मेट द बॉय, देखिए आई मेट, माफ करें द मैन है, आई मेट द मैन, ये बिल्कुल ही एक, देखिए यहां दो क्लॉज है, एक ये वाला और हु केम यस्टरडे ये दूसरा वाला। दोनों क्लॉज है, दोनों में कम से कम एक सब्जेक्ट और एक मैन वर्ब होगा। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो आई आपका सब्जेक्ट है, मेट आपका क्या है, मैन वर्ब है, हु आपका सब्जेक्ट है, केम आपका क्या, मैन वर्ब है। अब है कि कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है और कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है। तो आई मेट द मैन ये बिल्कुल स्वतंत्र है, मैं एक आदमी से मिला, इसमें किसी प्रकार का सवाल नहीं हो सकता है। लेकिन दूसरा है हु केम यस्टरडे, जो बीता हुआ कल को आए थे, तो ये अगर हम मान लीजिए यहीं से एक सेंटेंस बनाए कि हु केम यस्टरडे, जो कल आए थे, तो सवाल है कौन आए थे। तो ये वाला जो सेंटेंस ये टोटली डिपेंड कर रहा है ना, आई मेट द मैन, जिस आदमी से मैं मिला था। इसका मतलब है कि आई मेट द मैन आपका पीसी है, ठीक है, और हु केम यस्टरडे आपका एससी है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, लिखा है वन, आई मेट द मैन एंड सेकेंड हु केम यस्टरडे, नाउ द सेकेंड सेंटेंस बिगन विद द सबऑर्डिनेट क्लॉज। हमने बोला कि जो सेकेंड सेंटेंस है वो एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है, हु से स्टार्ट हुआ है, हु एक सबऑर्डिनेटिंग कनेक्टर है आपका, है ना। दैट इज वाई, यही कारण है, दिस इज अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, वो क्या है, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। सीख पा रहे हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलिए आगे चलिए, लिखा है कि टाइप्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज का भी हम लोग प्रकार सीखने जा रहे हैं। सबऑर्डिनेट क्लॉज इज ऑफ थ्री टाइप्स। सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो तीन तरह का होता है। ठीक है, यानी अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो तीन तरह का जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है गाइस। पहला अगर हम टाइप्स की बात करें तो वो है नाउन क्लॉज। ठीक है, नाउन क्लॉज को पढ़ने के पहले आप सबसे पहले ये जानिए कि किसी भी नाउन का जो फंक्शन होता, अगर हम नाउन की फंक्शन की बात करें तो एक नाउन किसी भी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है, किसी भी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट बन सकता है, किसी भी सेंटेंस का कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ठीक है, यानी ज़्यादातर अगर 99% अगर हम बात करें तो नाउन का काम है या तो सब्जेक्ट बनना या तो ऑब्जेक्ट बनना किसी भी सेंटेंस का। समटाइम्स वो कॉम्प्लीमेंट भी बनता है जिसको पूरक कहते हैं, लेकिन पूरक एक एडजेक्टिव भी बन सकता है। इसलिए हम लोग ये याद रखें कि नाउन जो है किसी भी सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट बनेगा या तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब देखते हैं, मैंने सीखा कि नाउन जो है किसी सेंटेंस का या तो सब्जेक्ट बनेगा और या तो ऑब्जेक्ट बनेगा, समटाइम्स कॉम्प्लीमेंट भी बन सकता है। नाउन क्लॉज के बारे में लिखा है गाइस कि नाउन क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स। जाहिर है कि क्लॉज है तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, हैविंग सब्जेक्ट एंड वर्ब, और क्लॉज है तो कम से कम एक सब्जेक्ट और एक वर्ब्स तो आपका अधिकार है, या क्लॉज का अधिकार है, बर्थ राइट है लेना। बट इट एक्ट्स द वर्क ऑफ ए नाउन। लेकिन ये जो क्लॉज है वो काम किस तरह करेगा, एक नाउन के तरह काम करेगा, चूंकि ये नाउन क्लॉज है। इट बिगिंस विद, ये शुरू होता है विद द थ्री कनेक्टिव्स। ये तीन कनेक्टर से शुरू होता है। तीनों कनेक्टर जो है आप याद रखिए गाइस, वो है आपका दैट,
वेयर और हु, ये बहुत ही मुख्य जो है कनेक्टर है नाउन जो है क्लॉज को पकड़ने के लिए, वो है आपका दैट, वेयर और हु। हालांकि दैट से जो है एडजेक्टिव क्लॉज भी पकड़ाता है, लेकिन फिलहाल जो है बड़ा ही एक ट्रिकी माध्यम से हम आपको पढ़ा रहे हैं। आप याद रखिएगा दैट, वेयर और हु कनेक्टर के तौर पे अगर आया है तो वो कहीं ना कहीं जो एक नाउन क्लॉज को डेवलप करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, इस एग्जाम्पल दिया है आपका ही सेड जो है ये क्लॉज है, और दूसरा है दैट ही वॉज नॉट गिल्टी, वो गिल्टी नहीं था, ये दूसरा क्लॉज है। ही सेड जो है उसने कहा, ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, और दैट ही वॉज नॉट गिल्टी ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। पहले क्लॉज देखिए, फिर हम नाउन क्लॉज पर आ रहे हैं। क्योंकि दैट ही वॉज नॉट गिल्टी कि वो गिल्टी नहीं था, ये इनकम्प्लीटेड है, और ये टोटली डिपेंड किस पर कर रहा है, ही सेड पर, इसलिए ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है और ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज है। ठीक है, अब है कि नाउन क्लॉज कैसे पकड़ें। सबसे पहले एक चीज आपका मिल रहा है, ठीक है, कि ये आप देख रहे हैं दैट, वेयर और हु, ये इसका कनेक्टिव्स है। तो यहां पर दैट आया है, एक तो हिंट्स मिल रहा है दैट, इसका मतलब है पहला हिंट्स के अनुसार दैट ही वॉज नॉट गिल्टी जो है वो एक नाउन क्लॉज है। दूसरा चीज मैंने कहा कि कोई भी जो नाउन होता है, ठीक है, कोई भी नाउन जो होता है वो या तो सब्जेक्ट बन सकता है या तो ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है, और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट होता है। इसका मतलब सेड का ऑब्जेक्ट आपका दैट ही वॉज नॉट गिल्टी है। अगर ये ऑब्जेक्ट है गाइस, है क्या, है ही, तो या तो ये नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। प्रोनाउन तो ये है ही नहीं, तो ये नाउन है, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है। तो अगर ये ऑब्जेक्ट है और नाउन है, यानी इसका कहीं ना कहीं एक अप्लाइड नाउन है, और नाउन का फ्लेवर लेकर एक क्लॉज डेवलप किया गया है। इसका मतलब है दैट ही वॉज नॉट गिल्टी एक नाउन क्लॉज है। ठीक है, इसलिए वो सेड का एक ऑब्जेक्ट है। चलिए देखते हैं बाबू साहब क्या समझे। कहता है इट परफॉर्म्स फॉलोइंग 5 फंक्शन। अच्छा, ये अगला चीज स्टार्ट हो गया वहां तक समझाने के बाद। ठीक है, तो वहां तक क्लियर है। सबसे पहले कि वो जो है आपका कि ही वॉज नॉट गिल्टी जो था, वो दैट ही वॉज नॉट ए गिल्टी, ये आपका एक नाउन क्लॉज था। कारण था कि ये जो सेड वर्ब है उसका वो ऑब्जेक्ट था, और कोई भी ऑब्जेक्ट एक नाउन ही हो सकता है, और नाउन को रिप्लेस करने वाला प्रोनाउन हो सकता है, लेकिन प्रोनाउन तो है नहीं, ये नाउन है। अगर नाउन का फ्लेवर है तो ये एक नाउन क्लॉज है। चलिए विस्तार में कहता है इट परफॉर्म्स फॉलोइंग द 5 फंक्शन। किसी भी जो नाउन क्लॉज होता है, ठीक है, उसका 5 तरह से जो है फंक्शन होता है, यानी नाउन का 5 तरह का फंक्शन होता है। पहला लिखें अगर हम, या पहला बोलें अगर हम, तो एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, किसी भी वर्ब का वो सब्जेक्ट के तौर पे आता है। मैंने कहा आपको कि कोई भी नाउन जो है एक सब्जेक्ट बन सकता है, एक ऑब्जेक्ट बन सकता है, कॉम्प्लीमेंट बन सकता है। ठीक है, ट्रेपोजिशन के बाद भी अगर कोई नाउन आता है तो वो उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। नाउन इन एपोजिशन भी आता है जो बाद में हम लोग पढ़ेंगे। तो फिलहाल देखिए कि किसी वर्ब का एक सब्जेक्ट के तौर पे नाउन आता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, दिया हुआ है वेयर ही लिव्स इज नॉन टू मी। कहां वो रहता है
वो मैं भली भांति जानता हूं। ठीक है। अब देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें, ये आपका वर्ब है, इज। वर्ब के पहले क्या होता है गाइस? सब्जेक्ट होता है, तो ये पूरे पार्ट सब्जेक्ट है। नॉन इसका जो है मेन वर्ब है। तो सब्जेक्ट के, माफ करें, वर्ब के पहले सब्जेक्ट आया, इसका मतलब है ये वाला पार्ट जो है वो सब्जेक्ट है। और कोई भी सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। इसका मतलब कहीं ना कहीं ये नाउन की तरफ फंक्शन कर रहा है। और अगर ये नाउन की तरफ फंक्शन कर रहा है तो ये एक नाउन क्लॉज है। दूसरा क्लू याद रखिएगा, फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है, कि अगर जिस भी क्लॉज से अगर वाट लगाकर अगर आप सवाल करते हैं, क्या लगाकर अगर आप सवाल करते हैं, अगर उसका आंसर आपको कंफर्टेबली जो है मिल जाए, तो वो 100% नाउन क्लॉज होगा। वाट लगाकर पूछना है। ठीक है। दूसरा अगर हम पढ़ें, ये पहले पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा समझने के लिए। इज नॉन टू मी, जाना जाता है, मैं जानता हूं, मैं जानता हूं। क्या क्या जानते हैं? व्हाट। वह कहां रहता है। क्या का आंसर आ रहा है? वह कहां रहता है। तो व्हाट लगाकर पूछिए, तो व्हाट का अगर आंसर आ रहा है, बिल्कुल आराम से आ रहा है, यहां पर आ रहा है, तो ये एक नाउन क्लॉज है। दैट इज नाउन क्लॉज, एनसी कर सकते हैं। ये एक नाउन क्लॉज है। तो सबसे बढ़िया क्लू ये भी होगी आपका। उसके पहले अगर आपको कनेक्टर याद नहीं रहेगा, है ना, कि वेयर था, हु था, दैट था, ऐसे याद रखना चाहिए गाइस। ठीक है। तो ये नाउन क्लॉज है। तो नाउन क्लॉज का, नाउन का पहला फंक्शन हम लोग सब्जेक्ट की तरह देखिए। वेयर ही लिव्स इज द सब्जेक्ट ऑफ इट, ये हम ऑलरेडी, है ना, पढ़ चुके हैं। ये वाला जो है आपका सब्जेक्ट था ना, उसी को ये नीचे एक्सप्लेन किया है। अब है एज ए ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिशन, अच्छा, ट्रांजिटिव कहता है कि किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब का एक ऑब्जेक्ट की तरह आएगा। ट्रांजिटिव वर्ब जानते हैं गाइस? ट्रांजिटिव वर्ब जो सहकर्मक क्रिया हुआ, यानी कर्म के साथ आया। अगर किसी भी वर्ब में ऑब्जेक्ट नजर आए तो वर्ब एक ट्रांजिटिव फॉर्म होता है, और अगर वर्ब में ऑब्जेक्ट नजर नहीं आए तो वो इनट्रांजिटिव फॉर्म होता है। तो एज ऑब्जेक्ट ऑफ ए ट्रांजिटिव वर्ब, किसी भी ट्रांजिटिव वर्ब का सकर्मक क्रिया का एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा। सीधा याद रखिए ना, किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट की तरह वो आएगा कौन? नाउन। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी, उसने मुझे कहा, दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू कोलकाता, वो कलकत्ता, माफ करेंगे, वो कलकत्ता नहीं जा रहा है, वो कोलकाता नहीं जा रहा है। तो सबसे पहले देखिए, दो क्लॉज है आपका, ही टोल्ड मी, और दूसरा दैट ही वॉज नॉट गोइंग टू कैलकाटा। तो इसमें आप क्या देख रहे हैं? ही जो है एक सब्जेक्ट है, टोल्ड जो है वर्ब है, मीस का ऑब्जेक्ट है। उसके बाद आप देख रहे हैं दैट ही वॉज गोइंग टू कैलकाटा। इस टोल्ड का ये ऑब्जेक्ट है, यानी ये किस तरह का ऑब्जेक्ट है? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यानी दो दो ऑब्जेक्ट है एक सेंटेंस में, 3, 2, 1, 50 भी ऑब्जेक्ट आ सकता है। हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पर जो है अलग से वीडियो डालेंगे। ठीक है। फिलहाल जानिए ये भी इसका ऑब्जेक्ट है। और अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये नाउन की तरह फंक्शन कर रहा है, चूंकि कोई भी ऑब्जेक्ट एक नाउन होता है। इसका मतलब पहला क्लू दैट ही वॉज गोइंग टू कैलकाटा एक नाउन क्लॉज है। दूसरा व्हाट, ही टोल्ड मी, उसने मेरे को कहा, क्या क्या कहा रहा है? दैट ही वॉज गोइंग टू कैलकाटा, तो एक नाउन क्लॉज है। आई होप गाइस नाउन क्लॉज में कहीं आपको दिक्कत नहीं
होगा आज के डेट से आगे। अब भाई एक्सप्लेन क्या है, दैट ही वॉज गोइंग टू कैलकाटा इज ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब टोल्ड, टोल्ड का ऑब्जेक्ट है, जैसा मैंने कहा। तीसरा देखिएगा इस क्या है, एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, कि किसी भी प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट के तौर पे, ठीक है, किसी भी प्रेपोजिशन का एक ऑब्जेक्ट के तौर पे आएगा, ठीक है। हमने कहा आपको किसी भी प्रेपोजिशन के बाद अगर कोई वर्ड आया है तो वो उस प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कहलाएगा, और ग्रामर के भाषा में उसको कहा जाता है प्रेपोजिशनल ऑब्जेक्ट। तो किसी भी प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट के तौर पे वो आएगा, अगर ऑब्जेक्ट है तो वो नाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल दिया हुआ है, गिव फुल अटेंशन, गिव फुल अटेंशन टू व्हाट आई से। पहला है आपका गिव फुल अटेंशन, ये आपका पीसी है, प्रिंसिपल क्लॉज। टू व्हाट आई से, जो मैं कहता हूं, इसका मतलब ये है कि ये टू जो है एक प्रेपोजिशन है, और मैंने कहा प्रेपोजिशन के बाद जो भी चीज आएगा वो उसका ऑब्जेक्ट है। तो व्हाट आई से एक ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो नाउन है, और नाउन है तो जाहिर है टू व्हाट आई से एक नाउन क्लॉज है। क्लियर है नाउन क्लॉज? चलिए, व्हाट आई से इज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन टू, सभी जानता है। चलिए, अब है एज ए कॉम्प्लीमेंट। मैंने कहा कि कॉम्प्लीमेंट की तरह भी काम करता है, तो एज ए कॉम्प्लीमेंट टू अ वर्ब, एक कॉम्प्लीमेंट की तरह किसी वर्ब का। फॉर एग्जाम्पल देखिए, लिखा है माई ग्रेट फियर, ये सब्जेक्ट है, ये इसका वर्ब है, और वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट आएगा या तो ऑब्जेक्ट आएगा। ऑब्जेक्ट तभी आएगा जबकि मैन वर्ब रहे। ये तो फिनाइट वर्ब है, इसका मतलब है जो भी वर्ब टू बी है, इज आर एम वाज वर्ब, उसको एबिलिटी नहीं है कि वो अपना इम्पैक्ट किसी पर छोड़ पाए। इसका मतलब है कि दैट ही मे ड्रॉन एक ऑब्जेक्ट है, किसका, सॉरी कॉम्प्लीमेंट है, कॉम्प्लीमेंट है, और कोई भी कॉम्प्लीमेंट एक नाउन होता है, इसलिए दैट ही मे ड्रॉन एक नाउन क्लॉज है। व्हाट से भी आप पूछ सकते हैं। माई ग्रेट फियर, मुझे बहुत डर है, क्या, दैट ही मे ड्रॉन, वो डूब सकता है। इसका मतलब है कि क्या का जवाब आ रहा है, इसलिए ये नाउन क्लॉज है। तो गाइस वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम नेक्स्ट जो है इसका पार्ट में एडजेक्टिव और एडवर्ब क्लॉज को हम लोग देखेंगे, ठीक है। बाकी अगर कहीं यहाँ तक का प्रॉब्लम में आपको, माफ करें, यहाँ तक का एक्सप्लेनेशन में आपको दिक्कत हो तो निश्चित ही आप कमेंट करिए, और किस प्रकार से पढ़ाया जाए आप चाहें तो अपना एडवाइस भी लीव कर सकते हैं। हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, आप लोग फ्लोरिश कीजिए जितना भी करना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इन ऑर्डर टू लर्न मोर, ज़्यादा सीखने के लिए। चैनल का नाम है कैंपेन सेंटर, इंक्वायरी दिया गया है और ईमेल आईडी भी दिया गया है। आप इस ईमेल आईडी पर भी अपना फीडबैक आप लीव कर सकते हैं। चलिए, मैंने आपका कीमती समय बर्बाद किया, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।